अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आपका टीचर मोहम्मद इरफान रिफानी हाज़िर है आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के पेपर में या जीके के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने कोशिश की है कि जो बिगिनर्स हैं, जो इकोनॉमी को समझना चाहते हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम या जो ग्लोबल मार्केट है उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए एक जो है वो वीडियो बनाई जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं जी। तो लेट्स स्टार्ट जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं, कोई टॉक शो आप देख रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, या लोगों की गुफ्तगू में सुनने को मिलती हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होती है। आप सीएसएस का पेपर देते हो, पीएमएस का पेपर देते हो, पीसीएस के कुछ पेपर जो 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, वहाँ पे भी कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल किए जाते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ दी जाती हैं और पूछा जाता है जिसका मतलब क्या है। लाइक कहा जाता है जी पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहा है, कभी कहा जाता है जी जीएनपी में पाकिस्तान का स्टेटस तब्दील हो रहा है, कभी कहा जाता है जी पाकिस्तान जो एचडीआई में पाकिस्तान जो है ये फ़लाँ नंबर पे फॉल कर रहा है, पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान में बहुत कम हो रही है। कभी ये कहा जाएगा जी पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक के मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है। कुछ लोग आपको तज्ज़िया करते हुए सुनाई देते हैं कि ना ना ना, ये तो ट्रेड डेफिसिट है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी क्लैप्स कर रही है। कुछ कहते हैं कि ये गुज़िश्ता जो हुकूमतों ने कर्ज लिया है ये बुनियादी तौर पर डेट क्राइसिस है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है या उसका डाउनफॉल हो रहा है। कुछ लोग आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तारीफ़ें करते हुए और इसकी जो खामियां हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोग जो है वो सोशल इकोनॉमी के हवाले से इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको बताते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोग मार्केट फोर्सेस में डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, जो मार्केट फोर्सेस के तौर पर काम करती हैं, इनके बारे में गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगे। कभी आपका ये टमाटर जो है ये 300 रुपीज़ जो है वो पर केजी हो जाता है, और यही टमाटर जो है वो कभी कभी आपको 30 रुपये में पर केजी में मिल रहा होता है। तो ये इन्फ्लेशन कैसे होती है, किस तरह से कीमतें कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज इकोनॉमी के हवाले से आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, इनकी एप्लीकेशन कैसे होती है और ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से और जो वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है जो बेसिकली उसके हवाले से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स जो है या इकोनॉमी जो है ये बेसिकली सोशल साइंसेस की एक ब्रांच है। और जब हम सोशल साइंसेस की बात करते हैं तो सोशल साइंसेस का मतलब क्या है, डायनामिक, कि ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है। डायनामिक से मुराद होती है ऑन गोइंग चेंज, जिसके अंदर हर लम्हा जो है वो तब्दीली वाक़या हो रही होती है। एक हमारे पास नेचुरल साइंसेस होती हैं और एक हमारे पास सोशल साइंसेस होती हैं। नेचुरल साइंसेस को हम डायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और डायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर कर जो भी हम रिज़ल्ट्स या फाइंडिंग्स हमारे सामने आती हैं वो फिक्स होती हैं, उनमें जो है वो तब्दीली जो है वो मुमकिन नहीं होती है। जैसे 2+2=4 ही होगा। तो नेचुरल साइंसेस के जितने भी फार्मूलाज होते हैं, नेचुरल साइंसेस की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, फैक्ट्स पे बेस करती हैं, ऑब्जेक्टिव होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। लेकिन जब हम सोशल साइंसेस की बात करते हैं तो सोशल साइंसेस जो है ये कल्चर टू कल्चर वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हर सोसाइटी का अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है, एक अपना कल्चर होता है, एक अपना बिलीफ सिस्टम होता है, एक ख़ास मज़हब के ज़ेर साया उस सोसाइटी या मुआशरे की तहजीब पनप रही होती है। लिहाजा सोशल साइंसेस का मतलब ये होता है कि वो फिनोमिनाज जिनको हम डायरेक्टली तो ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली जिनको हम मेजर करते हैं। क्योंकि हम इनडायरेक्टली मेजर कर रहे होते हैं तो इसमें वेरिएशन आ जाती है। तो सोशल साइंसेस की एक ब्रांच है जी आपकी इकोनॉमिक्स, और इसका मतलब होता है कि ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है जिसके अंदर तब्दीलियां वारिद होती रहती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी के वर्ल्ड की रूट्स की बात करते हैं तो एक लफ्ज़ है ग्रीक वर्ड जिसको इकोनोमिया कहा जाता है,
और इकोनोमिया से मुराद होती है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होती है, किस तरह से आपने इसको मैनेज करना होता है, ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स ये पढ़ने की चीज़ तो बहरहाल अब है ही, लेकिन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम हर लम्हा जीते हैं। हमारी सोसाइटी का एक छोटा सा बच्चा से लेकर आपकी सोसाइटी की एक अनपढ़ औरत से लेकर एक इंतहाई पढ़े लिखे शख्स तक, हर एज, हर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाला शख्स जो है वो इकोनॉमी में जीता है। वो इकोनॉमी को हर लम्हा प्रैक्टिस कर रहा होता है। एक बच्चे के पास अगर 5 रुपये हैं और उन 5 रुपयों से उसने अब कुछ 10 कैंडी लेनी है, तो जो 10 कैंडीज़ वो लेना चाहता है वो उस शॉपकीपर के पास जाएगा जो उसको 15 कैंडी दे देगा। मतलब आपके पास वसाइल कितने हैं और आपकी डिज़ायर क्या है। तो आप क्या करते हो कि अपने वसाइल और डिज़ायर के दरमियान चीज़ों को मैनेज करते हो। तो आप कहते हो कि ये एक मैनेजमेंट है जो आपके वसाइल के दरमियान में है और आपकी डिज़ायर के दरमियान में है। तो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते भी हैं, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, उनमें बस ये अहलियत और काबिलियत होती है कि जो कुछ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो उन सिचुएशंस को लफ्ज़ दे पाते हैं, वो उन सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर पाते हैं, वो उनको मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर मेजर कर सकते हैं। कभी वो जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में, कभी जीएनपी के कॉन्टेक्स्ट में, कभी पर कैपिटा इनकम के कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने की सलाहियत रखते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि वो इकोनॉमिस्ट हैं। अगरचे हम सब लोग अपनी ज़िंदगी के तकरीबन तमाम फेसेस पे इकोनॉमी में जी रहे होते हैं। तो इकोनॉमी जहां हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि ये वर्क कैसे करती है। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है और उस ग्राफ के अंदर आपको एक तराजू सा बना हुआ नज़र आ रहा है। हम जिस दुनिया में जीते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिसोर्सेज की दुनिया है। ये वो रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ये वो रिसोर्सेज हैं जो मैन मेड रिसोर्सेज हो सकते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज से मुराद हर वो चीज़ है जो नेचर ने इंसान को वदीयत की है। उसके अंदर आपकी ज़मीन से निकलने वाली गैसेस, समंदरों से निकलने वाला ऑयल, आपकी मादनियात, आपके मिनरल्स, आपकी ज़मीनों में पैदा होने वाली फसलें, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब दूसरा मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैन मेड रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इंसान भी कुछ रिसोर्सेज जो है वो पैदा करता है। लाइक गंदम जो है, वीट, एक नेचर पैदा करती है और उसी वीट को इस्तेमाल करता है इंसान, तो उसको वो क्या करता है, फ्लोर में कन्वर्ट कर देता है और फ्लोर से फिर वो बिस्किट बनाता है या दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फिनिश्ड गुड्स के अंदर उनको कन्वर्ट कर देता है। तो जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं वो एक मैन मेड रिसोर्स बन जाता है। तो दुनिया के अंदर जितनी भी हमारी एफर्ट्स होती हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल की एफर्ट हो, चाहे वो किसी एक सूबे की एफर्ट हो, चाहे वो किसी एक मुल्क की एफर्ट हो, तो दुनिया के अंदर जो कुछ भी अब तक हुआ है और जो आने वाले वक्तों में होता रहेगा, उन सारों का जो मतमय नज़र होता है, उन सारों का जो मंजिल होती है वो एक ही होती है, वो होता है रिसोर्सेज का हुसूल। कि हर मुल्क रिसोर्सेज हासिल करना चाहता है, हर इंडिविजुअल जो है वो रिसोर्सेज हासिल करना चाहता है। और ये जो रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज आप अगर पूरी तारीख में जाओ तो रोमन एम्पायर्स के अंदर स्पार्टा की रियासतों के साथ जो आपस में लड़ाइयाँ होती थीं वो भी रिसोर्सेज की जंग थी। आप आगे फर्दर आते हो, बेबीलोनियन एम्पायर को आप देखते हो, आप पर्शियन एम्पायर को देखते हो, आप मेडिवल इरा को देखते हो, उसके बाद फ्यूडलिज्म का दौर आता है, फ्यूडलिज्म के बाद मॉडर्न स्टेट सिस्टम की बुनियाद पड़ती है, मॉडर्न स्टेट सिस्टम के बाद कैपिटलिज्म इमर्ज होता है, कैपिटलिज्म के बाद फिर आपको सोशलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी
आइडियोलॉजीज नज़र आती हैं। अब ये सारी की सारी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, इस दौरान में आप देखते हो कभी वास्को ड गामा जो है वो एशिया का सफ़र करता है, उसका अल्टीमेट पर्पस भी रिसोर्सेज का हुसूल होता है। फिर आपको कोलंबस अमेरिका की तरफ जाता हुआ नज़र आता है, उसका भी अल्टीमेट हुसूल रिसोर्सेज ही होते हैं। आपको बरतानिया पूरी दुनिया पे रूल करता हुआ नज़र आता है, वो भी रिसोर्सेज की जंग है। पूरी दुनिया का वो कॉलोनियल अपनी कॉलोनीज बना लेता है, वो भी रिसोर्सेज की जंग होती है। और आप फिर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, रिसोर्सेज के ऊपर होती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है, रिसोर्सेज के ऊपर होती है। कोई 50 साल 40 साल के करीब 1945 से लेकर 1990 तक कोल्ड वॉर का इरा रहता है। और ये जो कोल्ड वॉर है, इसके पीछे भी रिसोर्सेज आपको नज़र आते हैं। उसके बाद फिर कोल्ड वॉर के एंड पे आप देखते हो कि अमेरिका जो है अफगानिस्तान पे अटैक करता है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के नाम पे। उसके बाद इराक पे अटैक करता है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के नाम पे। और इस वक्त भी दुनिया में कितनी जगहों पर, सीरिया में जंग हो रही है, यमन के अंदर एक क्राइसिस चल रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर एक राइवलरी चल रही है सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में, अमेरिका रशिया और चाइना के दरमियान में एक राइवलरी चल रही है। अब ये सारी की सारी जो राइवलरीज हैं, उन तमाम राइवलरीज के पीछे जो चीज़ माय डियर स्टूडेंट बेस है, जो इनकी रूट्स में है, वो है रिसोर्सेज का हुसूल। अब रिसोर्सेज में ख़राबी ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये लिमिटेड हैं, ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ आपको नज़र आ रही है तराजू में, वो है जी ह्यूमन वांट्स। इंसान की जो डिज़ायर्स हैं, इंसान की जो नीड्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं। एक शख्स के पास जो है वो साइकिल होता है, वो कहता है मेरे पास बाइक होनी चाहिए। बाइक आ जाती है तो वो कहता है कन्हैया मेरे पास मेहरान होनी चाहिए। मेहरान के बाद वो फर्दर एक नई ब्रांड की तरफ बढ़ता है, और सब तमाम गाड़ियों का भी जब हासिल वो कर लेता है तो उसकी ख्वाहिश होती है क्या मेरे पास जो है वो एयरक्राफ्ट होना चाहिए। तो इस तरह ये जो ज़रूरियात हैं, ये जो ख्वाहिशें हैं, जैसे शायर ने कहा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी जो ख्वाहिशात हैं ये ख़त्म नहीं हो सकती हैं। लिहाजा उन ख्वाहिशात के दरमियान में और जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके दरमियान में एक ख़ास किस्म का इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस कि जो आपकी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। इसकी वजह से दरमियान में जो एक चीज़ पैदा होती है वो स्कार्सिटी पैदा हो जाती है। अब ये जो स्कार्सिटी है, इसको डील करने के लिए एक, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो एक रियासत हो, वो क्या करती है कि अपने रिसोर्सेज के दरमियान में और अपनी डिज़ायर के दरमियान में डिसीजंस, उसका जो यूजेज है, यूजेज के लिए वो डिसीजन लेती है। और वो जो उसके डिसीजंस होते हैं वो मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी कहलाते हैं। तो हमने जैसे अभी शुरू में पढ़ा कि जो लफ्ज़ है ये ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो मतलब इंसान की डिज़ायर्स और इंसान के पास जो मौजूदा वसाइल हैं उनके दरमियान में जो इम्बैलेंस है उसको मीट करने के लिए इंसान क्या करता है, उनके दरमियान एक मैनेजमेंट क्रिएट करता है कि कम रिसोर्सेज के अंदर अपनी वो डिज़ायर्स जो हैं वो उनको पूरा करने की कोशिश करता है। क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, इनको आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो इसका मैक्सिमम आप यूज़ करते हो या इसका आप मिनिमम यूज़ करते हो। और अगर आप तो मैक्सिमम यूज़ कर लेते हो अपने वसाइल को, तो आपके वसाइल ख़त्म हो जाएंगे, आपके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप बिल्कुल मिनिमम यूज़ करोगे अपने रिसोर्सेज का, तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो आपकी नीड्स हैं, वो पूरी नहीं हो सकेंगी। लिहाजा इस मैक्सिमम और मिनिमम यूजेज के दरमियान में एक रास्ता होता है, और ये जो रास्ता होता है इसको डिफ़ाइन जो चीज़ करती है उसको माय डियर स्टूडेंट्स इकोनॉमी कहते हैं या इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स बुनियादी तौर पर एक वाइडर फिनोमिना है, और इसी ये एक थ्योरेटिकल फिनोमिना है इकोनॉमिक्स बेसिकली। और जब आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो और जब इस थ्योरी की एप्लीकेशन होती है तो वो इकोनॉमी की शक्ल में हमारे पास मौजूद होती है। अब हम जी इकोनॉमी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स
कि ये जो पाकिस्तान है, ये जो मैंने टेरिटरी ड्रॉ की है, ये पाकिस्तान की टेरिटरी है और इस टेरिटरी के अंदर जो है हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज में जो जो चीज़ें आती हैं वो ये। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, आपके पास लेबर मौजूद है, लेबर के अंदर आपकी पॉपुलेशन है। पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 22 करोड़ लोगों पे बेस करता हुए एक अफरादी कुव्वत है यहाँ पे। और उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल के अंदर आपकी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, आपकी मुख्तलिफ जो सर्विसेज सेक्टर्स आ जाते हैं, आपके पास लैंड के रिसोर्सेज हैं। तो अब ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं ये आपके जो ममालिक के टोटल रिसोर्सेज हैं ये आपके पास मौजूद हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें लाइक आपकी लेबर, आपका कैपिटल, आपके लैंड रिसोर्सेज और दीगर जो आपके इकोनॉमिक एजेंट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, किस काम में पार्टिसिपेट करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कंजम्पशन के अंदर और एक्सचेंज करने में और उसकी प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तमाम सिस्टम को हम कहते हैं कि ये इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी से मुराद क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है कि आपके पास ये रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से आपके पास प्रोडक्शंस आती हैं। अब प्रोडक्शन से मुराद क्या है कि जैसे मैंने आपको शुरू में मिसाल दी कि आपके पास वीट है, वीट एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स को आपने फ्लोर में कन्वर्ट किया, उससे आपने बिस्किट बना लिए, तो ये एक प्रोडक्शन है। आपके मुल्क से लोहा निकलता है, लोहे से आपने कार बना ली, उसको फिनिश्ड गुड के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया, तो वो अब आपकी प्रोडक्शन है। तो आपकी जितने भी प्रोडक्शन है किसी भी मुल्क की जो टोटल प्रोडक्शन होती है माय डियर स्टूडेंट, और वो एक साल के अंदर जो पूरी एक प्रोडक्शन होती है उसको हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कि किसी भी मुल्क की एक साल के अंदर मौजूद जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी प्रोडक्शन होती है, जिसको आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी जीडीपी। अब जब हमारे पास प्रोडक्शन आ गई तो जाहिर बात है अब हमने इसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जाहिर बात है ये फिर कंजम्पशन इसकी होती है, और जो कंजम्पशन होती है उसके लिए हम कोई ना कोई प्राइस जो है हम वो रख देते होते हैं। तो ये जो जितना प्रोसेस होता है कि जब भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो कंजम्पशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये तमाम एजेंट्स, जिसको हमने लेबर पढ़ा, कैपिटल पढ़ा या लैंड रिसोर्स पढ़ा या दीगर जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, वो तमाम के तमाम शामिल होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होगी कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट इन अ गिवन टेरिटोरियल जो एरिया होता है या लोकेशन होती है, इसको हम कहेंगे जी इकोनॉमी। अब मैंने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैंने कहा जी गुड्स। गुड्स से मुराद मैंने अभी आपको मिसाल दी कि आपने वीट से यानी कि गंदम से अब आपने उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया, तो आपको हर वक्त गुड्स की ज़रूरत होती है। आपने जूते पहनने हैं, आपने कैप पहनना है, आपने मोबाइल अपने पास रखना है, गाड़ी आपको चाहिए है, तो ये सारी की सारी गुड्स हैं। जब हम सर्विसेज की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो सर्विसेज से मुराद होता है कि आपको सेहत की ज़रूरत है, तो सेहत के लिए हॉस्पिटल आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन की ज़रूरत है तो आपको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह आपके मुल्क के अंदर एक सिविल सर्विसेज का पूरा डिपार्टमेंट है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का एक डिपार्टमेंट है, एक सुपीरियर सेंट्रल सर्विसेज का एक डिपार्टमेंट है, बैंकिंग एक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो ये सर्विसेज से या गुड्स से या आपकी जो लेबर है उससे जितना भी आपको एक साल में पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा कहलाता है जी आपकी टोटल प्रोडक्शन। तो एक साल के अंदर जो आपकी टोटल प्रोडक्शन होती है उसको हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक का मतलब लोकल लेवल पे, कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं या पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाली, प्रोड्यूस होने वाली हर चीज़, जब आप एक चीज़ खरीदते हैं, आपने एक गाड़ी खरीदी और रकम दे दी, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गई, और ये जो ट्रांजैक्शन है ये पाकिस्तान के जीडीपी में शामिल हो गई। आप जो भी चीज़ डेली बेसिस पे खरीदते हो
और पैसे देते हो चीज़ को खरीद कर तो वो आपकी जीडीपी में शामिल हो जाती है। तो एक साल के अंदर किसी भी मुल्क की जो मुकम्मल प्रोडक्शन होती है उसको कहा जाता है जी जीडीपी। और जब आपकी उस टोटल प्रोडक्शन को, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या जीडीपी है वो 324 बिलियन यूएस डॉलर पे बेस करती है पाकिस्तान की इकोनॉमी। जैसे अमेरिका की इकोनॉमी 2015 के अंदर 17 ट्रिलियन पे बेस करती थी, यूरोपीय यूनियन अराउंड अबाउट 13 ट्रिलियन पे बेस करता था, चाइना जो है वो 9 टू अब तकरीबन जो है वो 9 टू 11 ट्रिलियन के बीच में कहीं पे फॉल करता है। तो ये उनका जीडीपी है। तो पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो है जी 324 बिलियन की इकोनॉमी है पाकिस्तान की एक साल में। जब हम 324 बिलियन की इकोनॉमी को पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन पे 22 करोड़ की हमारी जो है वो जी पॉपुलेशन है उस पे डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा बच्चों उसको हम कहेंगे कि ये पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तान के अंदर। के मतलब जितनी भी पाकिस्तान में टोटल जीडीपी को आपने अपनी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद पर पर्सन को जितनी रकम आ रही है उसको हम कहते हैं ये पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो जीडीपी होती है ये दो तरह की होती है, नॉमिनल भी होती है और रियल भी होती है। जो नॉमिनल होती है वो जब आपके प्राइसेस बढ़ते हैं तो उस वजह से आपकी जीडीपी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, लेकिन जो रियल जीडीपी है उसका ताल्लुक मतलब यह है कि गुड्स जो होती हैं वो उसी तरह से पैदा हो रही होती हैं और उनके प्राइसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफा हो जाता है किसी मुल्क के अंदर और उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि आपका रियल जो जीडीपी है उसमें इजाफा हो रहा है। तो यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी कि जीडीपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी होती है वो किन किन सेक्टर्स पे बेस करती है। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम सेक्टर की बात करते हैं कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं तो हमने अभी पढ़ा कि कोई भी जो रियासत होती है, कोई भी जो मुल्क होता है, उस मुल्क के अंदर एक साल के अंदर पैदा होने वाली जो टोटल प्रोडक्शन है, मतलब ये हमारी जो है ये टोटल प्रोडक्शन है एक मुल्क की। और ये जो प्रोडक्शन है ये दो इसकी डायमेंशन हमने पढ़ी थी, एक गुड्स की होती है और सर्विसेज की होती है। अब जब हम गुड्स या सर्विसेज की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो गुड्स एंड सर्विसेज जो दोनों हैं ये किसी एक सेक्टर के साथ जो है वो लिंक्ड होती हैं। जब हम सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर से मुराद माय डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ट्राइज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, कि जितनी भी आपकी इकोनॉमी का रिसोर्स है जो वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी टोटल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो आपका जीडीपी है उसके अंदर ग्रॉस से, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि टोटल इससे मुराद होती है डोमेस्टिक जो लोकल लेवल पे प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन होती है। तो टोटल जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है उसके अंदर कौन कौन सी डायमेंशन या सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनसे मिलके आपकी इकोनॉमी बनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेक्टर मौजूद है माय डियर स्टूडेंट्स उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जब हम प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो प्राइमरी सेक्टर से मुराद होता है कि नेचुरल सेक्टर। तो मतलब कि जो आपके प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं या जो प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस करता है। तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, आपके मुल्क से जितने भी मिनरल्स निकलते हैं, आपके मुल्क से जितनी भी मादनियात निकलती हैं, जितना भी जो है वो नेचर या लैंड से आपको चीज़ें हासिल होती हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का, जहाँ से उसकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन करता है वो सेक्टर होता है आपका प्राइमरी सेक्टर। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर की बात हम करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो सेकेंडरी जो सेक्टर होता है ये
पहले के साथ लिंक करता है कि लाइक जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि वीट आपका प्राइमरी सोर्स है और उसको एक इंडस्ट्री जो है एक बिस्कुट में कन्वर्ट कर देती है, और लोहा जो है, आयरन जो है वो आपके मुल्क से निकलता है और ऑटोमोबाइल की आपके अंदर जो इंडस्ट्री है वो उसको गाड़ियों में तब्दील कर देती है। तो जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं वो प्राइमरी सोर्सेज को इस्तेमाल करके फिनिश्ड गुड्स में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी मिसालें आप देख सकते हैं कि वो कार की फैक्ट्री हो सकती है, वो ब्रेवरी हो सकती है, वो फ्लोर मिल हो सकती है। कोई भी जो चीज़ है वो आपकी सेकेंडरी सोर्स के अंदर फॉल कर रही होती है। जो आपका एक टर्शरी सेक्टर होता है, जो आपके तीसरे नंबर पे इकोनॉमी का सेक्टर फॉल करता है, वो बेस करता है माय डियर स्टूडेंट्स सर्विसेज के ऊपर। यहाँ पे हमने देखा ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को फिर हमने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट्स किया। अब इसके अलावा जो तीसरा सेक्टर है हमारे पास टर्शरी सेक्टर, वो सर्विसेज का सेक्टर है। गुड्स या सर्विसेज क्या होती हैं ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि सर्विसेज के अंदर आपकी एजुकेशन आज सर्विस के अंदर आ जाती है, आपकी हेल्थ सर्विसेज के अंदर आ जाती है, बैंकिंग का सेक्टर है, आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन है, आपकी जो है वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कमीशन है। तो ये सारी के सारी जो है चीज़ें आपकी जो टर्शरी सेक्टर है उसमें शामिल होती हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है उसी सेक्टर्स के साथ ही आपकी जो है वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी लिंक करती हैं। अगर तो आपका जो प्राइमरी सेक्टर है माय डियर स्टूडेंट, जो कि हमने पढ़ा कि वो नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस करता है, अगर तो आपका प्राइमरी सेक्टर आपके टोटल जीडीपी के अंदर 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपकी जो इकोनॉमी की टाइप है वो एग्रीकल्चर कहलाएगी कि ये एक एग्रेरियन जो है वो स्टेट है, ये सोसाइटी है। तो एग्रेरियन इकोनॉमी से मुराद क्या है कि जब आपका प्राइमरी सेक्टर आपके टोटल जीडीपी के अंदर 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये एग्रेरियन आपकी इकोनॉमी है। लेकिन अगर आपका जो सेकेंडरी आपका सेक्टर है, सेकेंडरी के अंदर आपकी इंडस्ट्री आ जाती है जो कि आपकी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, तो अगर तो ये 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी टोटल जीडीपी के अंदर, तो हम कहते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी का जो सर्विसेज सेक्टर है, जिसके अंदर बैंकिंग का सेक्टर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सिविल सर्विसेज हैं, ये आपकी इकोनॉमी का 50% जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके टोटल जीडीपी के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये जो आपकी इकोनॉमी है ये सर्विसेज पे बेस करती हुई इकोनॉमी है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है या एग्रेरियन इकोनॉमी है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। पाकिस्तान जो है ये एक सर्विसेज इकोनॉमी पे बेस करता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी ऑफ जो टोटल जीडीपी है उस टोटल जीडीपी का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो पोर्शन लिंक करता है आपकी सर्विसेज के साथ। जो टर्शरी सेक्टर है किसी भी मुल्क का, जब वो आपकी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है तो ये कोई इतनी पॉजिटिव चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो इकोनॉमी आपकी कंज्यूमर्स इकोनॉमी बन जाती है, क्योंकि आप कंजम्पशन कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, आप सर्विसेज से पैसा कमा रहे हो और उस पैसे से आप बनी बनाई चीज़ें जो हैं वो परचेज कर रहे हो। तो इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्विसेज पे बेस करती है, एग्रीकल्चर पे बेस नहीं करती, इंडस्ट्री पे बेस नहीं करती, लिहाजा इस वजह से पाकिस्तान की हम इकोनॉमी को कहते हैं कि ये कंज्यूमर्स इकोनॉमी है। अब मैं ज़रा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपके सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं वही लिंक करते हैं आपकी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के साथ। तो जब आपकी इकोनॉमी का जो टोटल आपका जीडीपी है, टोटल जीडीपी का 50% पोर्शन आपका अगर प्राइमरी सेक्टर से बेस करता है तो आप कहते हैं हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है। अगर वो सेकेंडरी सेक्टर पे बेस करता है तो आप कहते हैं हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। और अगर आपका इकोनॉमी का मेजर जो टोटल जीडीपी है उसका मेजर पोर्शन आपका सर्विसेज पे बेस करता है तो आप कहते हैं कि आपकी सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है।
अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स और डिस्कस करते हैं कि ये जो इकोनॉमी होती है ये कैसे अमल करती है और कौन इस इकोनॉमी को गवर्न कर रहा होता है, किस तरह से ये सारे इकोनॉमी के जो डिसीजंस हैं वो किए जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को, सेक्टर बेस्ड जो टाइप्स थी इकोनॉमी की उनको हमने पढ़ा कि हमने एग्रेरियन सेक्टर होता है, हमने ये पढ़ा कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, हमने ये पढ़ा कि आपका सर्विसेज सेक्टर होता है। तो सेक्टर की बेस पे हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज को पढ़ा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि नेचर के बेसिस पे इकोनॉमी की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जी तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो है जी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है, ये कहाँ से निकला, अभी तक जो यहाँ पे ये जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर का पोर्शन है, ये माय डियर स्टूडेंट्स वो बच्चे जो सीएसएस कर रहे हैं या पीएमएस कर रहे हैं या पीसीएस के एग्जाम्स देते हैं उनके लिए ये पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर जो सवाल हैं वो इन एरिया से आते हैं। मैंने कुछ पेपर पास कर देखे थे तो मैंने कोशिश की कि इन एरियाज़ को भी अपने इस लेक्चर का हिस्सा बनाया जा सके ताकि आपको समझ आ सके कि कैपिटलिज्म होता क्या है। आमतौर पर जब भी हम पूछते हैं कैपिटलिज्म में और सोशलिज्म में क्या फ़र्क होता है तो बच्चे यही कहते हैं कि अच्छा जिसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप होती है और वहाँ पर जो है वो प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती। तो इस तरह के एक बड़े कॉमन जो एक छोटे लेवल के जवाब होते हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं। आज हम ज़रा रूट्स पे जाकर डिस्कस करेंगे कि ये कैपिटलिज्म कहाँ से निकला और है क्या, सोशलिज्म कहाँ से आया और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो बेसिकली 3 टाइप्स हमारे पास इकोनॉमी की हैं जी। पहले नंबर पे कैपिटलिज्म है, दूसरे नंबर पे सोशलिज्म है और तीसरे नंबर पे मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। अब कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि हर मुल्क की एक प्रोडक्शन होती है और आप एक तस्वीर में देख भी रहे हैं कि ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को आपके एंटरप्रेन्योर जो हैं वो किस तरह से फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं और आपका जो कैपिटल है वो भी आपकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। तो ये जो सारे का सारा पोर्शन है ये आपकी प्रोडक्शन है, ये आपके रिसोर्सेज हैं। तो अब ये जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को हमने अब ज़ाहिर बात है दूसरे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब जो है अगले मरहले पे जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली तो अब उसकी कंजम्पशन का मरहला भी आएगा और जब कंजम्पशन का मरहला आएगा तो ज़ाहिर बात है उसके प्राइस भी आप फिक्स होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन से ये जो सफ़र मरहलावार नीचे की तरफ प्राइस तक पहुंच रहा है, तो ये जो सप्लाई है आपकी इकोनॉमी की, आपका जो टोटल जीडीपी है उस जीडीपी में प्रोडक्शन भी हैं, कंजम्पशन भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी हैं, जो प्राइस मिल के जो तय करती है, इसको मॉनिटर कौन करता है, ये कौन इसको ऊपर से गवर्न कर रहा होता है सारे सिस्टम को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 तरह की फोर्सेस होती हैं या 3 पैटर्न्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर हम इन तमाम जो प्रोसेस है मरहलावार इससे हम गुजर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे हमारे पास जो फोर्स काम करती है इस पैटर्न को मॉनिटर करने के लिए वो होती है जी गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट जो है ये आपकी टोटल प्रोडक्शन को जो है वो गवर्न करती है। डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो उसकी कंजम्पशन हो, चीज़ों के प्राइसेस हों, उन प्राइसेस को, हर चीज़ को जो डिफाइन करती है वो आपकी गवर्नमेंट होती है। दूसरा पैटर्न जो है या दूसरा तरीक़ाकार है उसके अंदर क्या होता है कि डिसीजंस जो होती हैं वो मार्केट के पास होते हैं कि मार्केट खुद जो है ये डिफाइन कर ले कि वो क्या रेट्स रखेंगी और किस तरीके से चीज़ चलेगी। गवर्नमेंट जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। जो तीसरा तरीक़ाकार होता है इकोनॉमी को इस तरह से गवर्न करने का, वो माय डियर स्टूडेंट्स मिक्स्ड तरीका होता है। उसके अंदर आपकी गवर्नमेंट और आपकी मार्केट ये दोनों मिलकर आपकी जो टोटल इकोनॉमी होती है उसको जो है वो गवर्न कर रहे होते हैं, उसको ड्राइव कर रहे होते हैं। कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन या जो प्राइस वगैरह होते हैं उनको डील करने के लिए ये जो फोर्सेस हैं वो काम कर रही होती हैं। और इन्हीं 3 कुव्वतों की बुनियाद पे ही हम कहते हैं कि इकोनॉमी की एक टाइप होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी जो टाइप होती है वो होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी और जो तीसरी टाइप होती है वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इस तरह से हम इकोनॉमी की जो 3 टाइप्स हैं उनको डिफाइन करते हैं।
तो आज की पूरी दुनिया में जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है माय डियर स्टूडेंट, वो कोई एक दिन में डिफाइन नहीं हो गया। इसके पीछे एक बहुत लंबी तारीख है। पहले मरहले पे आपको 10th सेंचुरी के अंदर दुनिया में फ्यूडलिज्म, 11th सेंचुरी में आपको वर्क करता हुआ नजर आता है, जो इकोनॉमिक सिस्टम के तौर पे काम कर रहा था। फिर आप 15th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक दूसरे नंबर पे दुनिया में आपको जो है वो मर्केंटलिज्म का इरा नजर आता है, जिसको जो बैप्टिस्ट कॉलबर्ट था उसने इस फिनोमिना को आगे जनरेट किया। उसके बाद हम तीसरे मरहले पे क्लासिकल लिबरलिज्म का इरा है, और जो तीसरा इरा है क्लासिकल लिबरलिज्म का माय डियर स्टूडेंट, उसका ताल्लुक इस शख्सियत से है जिसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो शख्सियत है ये एडम स्मिथ की शख्सियत है। एडम स्मिथ जो है माय डियर स्टूडेंट, ये 18th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, और 1776 के अंदर इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर उसने किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको डिफाइन किया, और उस इकोनॉमी के जो मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं कि किस तरह कोई भी एक जो मुल्क है किस सिस्टम ऑफ इकोनॉमी पे चल के जो है वो तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इसकी जो किताब थी वेल्थ ऑफ नेशंस, उस किताब के अंदर सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट नजर आता है जिसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म। तो आज आपको ये समझ आ जाएगी कि जो कैपिटलिज्म का इरा है, और इसी कैपिटलिज्म के आगे फिर हम देखते हैं कि मार्क्सिज्म भी आता है, फिर इंपीरियलिज्म का दौर आता है, उसके बाद जो है वो आपको राइज इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और उसके बाद न्यू लिबरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन तक ये बात आती है। तो बुनियादी तौर पर जो इस वक्त मॉडर्न इकोनॉमी है उसकी रूट्स के अंदर ये जो एडम स्मिथ है इसकी फिलॉसफी कार फरमा है। और ये फिलॉसफी क्या है आइए डिस्कस करते हैं। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि 1776 के अंदर ये किताब लिखी गई वेल्थ ऑफ नेशन, और यही वो इरा था, यही वो साल था जब अमेरिका दुनिया का USA दुनिया की जो पहली वो बरतानिया की कॉलोनी थी जिसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। तो 1776 के अंदर ही अमेरिका जो है वो आज़ाद होता है बरतानिया से, और अमेरिका ही वो मुल्क है जो सबसे पहले ये जो वेल्थ ऑफ नेशन किताब लिखी गई थी एडम स्मिथ की जानिब से, उसके अंदर जो उसने कॉन्सेप्ट दिया था कैपिटलिज्म का, उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करता है और अपनी जो इकोनॉमी या अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम है उस सिस्टम को कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर, वो प्रिंसिपल जो कि एडम स्मिथ ने दिए थे जो अभी हम पढ़ेंगे उनके ऊपर डिफाइन करता है। और दुनिया में फिर आपको कैपिटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को जो लीड कर रही होती है जो ताकत, वो अमेरिका आपको नजर आती है। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि 1917 के अंदर जो रशिया है वहाँ पे रेवोल्यूशन आता है, और रेवोल्यूशन के नतीजे में रशिया जो है वहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी की बुनियाद पड़ती है, जो कि इस कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है इसको जवाब था इसका, या इस एक्शन के ऊपर एक रिएक्शन था। तो माय डियर स्टूडेंट, जो एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म है, ये कैपिटलिज्म जो वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर उसने डिस्कस किया, वो कैपिटलिज्म जो है वो तीन एक तरह से पिलर के ऊपर आपको खड़ा हुआ नजर आता है। पहले नंबर पे वो बात करता है लाइसेंस फेयर की। लाइसेंस फेयर से मुराद माय डियर स्टूडेंट होती है मिनिमम इंटरवेंशन या नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट से मतलब ये है कि किसी भी रियासत की जो इकोनॉमी होगी, जो उसका टोटल जीडीपी होगा, जो उसकी टोटल प्रोडक्शन, कंजम्पशन और प्राइस जो होंगे, उसकी डेफिनेशन के अंदर हुकूमत कोई भी काम नहीं करेगी। तो हुकूमत जो है उसकी मिनिमम इंटरफेरेंस होगी मार्केट और इकोनॉमी के मैटर्स के ऊपर। तो जवाब में तनकीद करने वालों ने कहा कि अगर ये जो लाइसेंस फेयर है, मतलब कि हुकूमत को आप बिल्कुल माइनस कर रहे हो, तो रियासत जब प्राइसेस को नहीं देखेगी, रियासत जब प्रोडक्शन, कंजम्पशन या डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को नहीं देखेगी, तो मार्केट तो अपनी मर्जी से प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज कर सकती है। किस तरह से ये इकोनॉमी चलेगी, तो वो फिर हमें दूसरे नंबर पे बताता है कि ये मसला आपका हल हो जाएगा कंपटीशन की वजह से, कि एक अगर कोई सब्जी बेचने वाला शख्स
बाजार में है तो अपनी मर्जी के रेट लगा सकता है, लेकिन जब 2 हो जाएंगे और 2 के बाद 3 और 3 के बाद 50 लोग जब उसी प्रोडक्ट के साथ मार्केट में होंगे तो ये जो कंपटीशन होगा उन तमाम अफराद के दरमियान में, ये कंपटीशन ऑटोमेटिकली उन तमाम चीज़ों के जो प्राइसेस होंगे उनको मेंटेन रखेगा, उनको बैलेंस रखेगा और एक बड़े अफोर्डेबल तरीके से लोगों तक वो चीज़ें पहुंच जाएंगी। जाहिर बात है, एक शख्स अगर 500 रुपये में जो है वो अगर एप्पल्स जो है वो बेच रहा है तो वो अपनी मर्जी कर रहा है, लेकिन अब दूसरा शख्स भी, उसके पास भी एप्पल्स हैं, उसको पता है कि ये तो बहुत महंगे दे रहा है, तो वो अगर 300 में करेगा तो ऑटोमेटिकली इसके पास लोग नहीं जाएंगे, वो इसके पास आ जाएंगे। कोई 200 में बेचेगा तो उसके पास आ जाएंगे, कोई 100 में बेचेगा। तो अब ये वो चीज़ें हैं जो इन तमाम जो कंपेटिटर्स हैं इनको एक उन रेट्स के ऊपर इकट्ठा कर देंगे जो रेट मार्केट का रेट कहलाएगा, और ये मार्केट का रेट इटसेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट इसके अंदर जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। और तीसरे नंबर पे जो उसने कहा कि भाई जो मार्केट फोर्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली जो आपके प्राइसेस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कंजम्पशन है आपकी टोटल प्रोडक्शन की, उसको बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकती है। तो मार्केट फोर्सेस, उसने 2 तरह की जो मार्केट फोर्सेस हैं वो बयान करता है। पहले नंबर पे डिमांड और दूसरे नंबर पे सप्लाई। वो कहता है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोडक्शन की, किसी भी सर्विसेज और फिनिश्ड गुड की जो डिमांड है वो मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, तो रेट उसका ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा और वो चीज़ महंगी हो जाएगी। और अगर किसी चीज़ की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो उसका रेट ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के जो मार्केट फोर्सेस हैं ये ऑटोमेटिकली जो चीज़ों के प्राइसेस हैं उन प्राइसेस को कंट्रोल रखेंगे, और जो अफोर्डेबिलिटी है और जो आपका इकोनॉमी का सिस्टम है ये बड़े स्मूथली आगे चलता जाएगा। अभी आपने रिसेंटली, जैसे मैंने इस लेक्चर के शुरू में आपको मिसाल दी कि 300 में आपको 1 kg टमाटर जो हैं वो मिल रहे थे, और फिर एक वक्त आया 1 महीने के बाद वही टमाटर आपको 30 रुपीज़ में पर केजी मिल रहे हैं। तो ये डिमांड जब बहुत ज़्यादा हो जाए और सप्लाई जब कम हो जाती है तो रेट अप हो जाते हैं, और जब डिमांड जो है वो कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो रेट जो है वो नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट की लाइसेंस फेयर है वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व्ड नहीं है, ये मार्केट है जो खुद से ही अपनी तमाम चीज़ों को मैनेज कर रही है। तो कैपिटलिज्म इज़ ऑल अबाउट दीज 3 कंपोनेंट, कि जब भी कोई मुल्क के अंदर ऐसी इकोनॉमी हो कि हुकूमत उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती और जो कंपटीशन होता है वो वहाँ पे रेट्स को मेंटेन कर रखता है, और वो जो रेट्स होते हैं उनको जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस करते हैं वो रेट्स। तो इस तरह से पूरे मुल्क की जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ती रहती है। तो दिस इज़ बेसिकली कैपिटलिज्म, और ये एक एक्शन था बुनियादी तौर पर जो कि 1776 के अंदर जिसका दुनिया में हमें आगाज़ होता हुआ नज़र आता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कैपिटलिज्म एक एक्शन था तो ऑटोमेटिकली अब इसका कोई रिएक्शन तो होना ही था। तो इसके रिएक्शन के नतीजे में दुनिया में एक और जो सिस्टम है इकोनॉमी का वो हमारे सामने आता है जिसको सोशलिस्ट कहा जाता है। 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन आता है, जो यूएसएसआर उस वक्त उसको कहा जाता था, सोवियत यूनियन। तो उसके नतीजे में, और ये कलेक्टिविज्म की बात करता है, ये जो हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है ये जो है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात करती है, और कार्ल मार्क्स के जो प्रिंसिपल हैं जो उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर लिखे हुए हैं उन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये इकोनॉमी बेस करती है। और इसके अंदर जो है वो आपको रियासत जो है जिसको आप स्टेट इकोनॉमी कहते हैं कि ये रियासत है जो डिसाइड करेगी कि आपकी जितनी भी प्रोडक्शन है वो कितनी होगी, कंजम्पशन कैसे होगी और उनके रेट्स आपस में क्या होंगे।
तो जब रियासत इन्वॉल्व हो जाती है उन तमाम प्रोसेस में, प्रोडक्शन पे, कंजम्पशन पे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसकी प्राइस के अंदर, तो हम कहते हैं ये एक स्टेट ओरिएंटेड इकोनॉमी है और एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जैसे कि हमें इस वक्त रशिया में नज़र आती है और इसके अलावा जो दीगर सोशलिस्ट कंट्री हमें नज़र आते हैं। और तीसरे नंबर पर माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो एक कम्युनिस्ट जो है वो एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नज़र आता है। और ये जो कम्युनिज्म है ये दुनिया में इस वक्त कहीं पे भी प्रिवेल नहीं करता है। दुनिया में ये एक थ्योरी के तौर पे तो हमें काम करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसी कम्युनिज्म से कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके जो सोशलिज्म है उसने अपने जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं उनको डिफाइन किया है और कुछ मुल्क जो हैं वो इन पैटर्न पे चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज ये समझ आ चुकी होगी कि लाइसेंस फेयर से क्या मुराद है, कंपटीशन इन मार्केट को किसको कहते हैं और मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं। इस सारे बैकग्राउंड के बाद अब जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट बहुत स्मूथली आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो इस लेक्चर में हमने इकोनॉमी को समझा होती क्या है, प्रोडक्शन, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम, इन चीज़ों को हमने पढ़ा। तो इस वीडियो के जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई कॉम्प्लीमेंट है, कोई भी जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नास्र फ़ी अमान अल्लाह।